हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब? ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। चलिए, मैं आज है 17 जून 2020, तो मैं 17 जून 2020 का करंट अफेयर आपके लिए लेके आया हूँ। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कहाँ तक पहुंचे हम। चलिए देखते हैं करंट अफेयर क्या कहता है। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन कहता है गॉलवन वैली के साथ कौन सी सामरिक महत्व की भारतीय सड़क है जिसके निर्माण पर चीन को आपत्ति है। बिल्कुल ठीक बात है। चीन को जिसके निर्माण पर आपत्ति है और विवाद चल रहा है, और दोनों देशों में विवाद चल रहा है। तो चलिए मैं उस पर बात कर लेता हूं। हम बात कर रहे हैं, वो सड़क है आपकी दारबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड। देखिए, आप देख रहे हैं लगातार हमारा चीन के साथ डिस्प्यूट हो रहा है, और आजकल खबरों में है, कल की खबर है कि कुछ चीन और भारतीय फौजों के बीच हाथापाई हुई, जिसमें कुछ सिपाहियों के शहीद होने की भी खबर है। तो चलिए पहले मैं आपको क्षेत्र के दिखाता हूं कहां पे हो रही है ये सड़क, कहां बन रही है। चलिए आइए आप देखिए। अब आप ध्यान दीजिएगा, ये है आपकी वो गालवन वैली। देखिए, अगर मैं बात करूं, अगर आप मार्क करें तो ये वाला क्षेत्र जो है ये आपका एलएसी है। ठीक बात है, ये एलएसी है, और यहीं पर है गालवन वैली। ठीक है, ये हो गई पेंगोंग झील, आपको दिख गई होगी। ये वाला एरिया, यही डिस्प्यूट चल रहा है। ये सारा लद्दाख का एरिया है जहां पर डिस्प्यूट चल रहा है। ठीक है, ये सारे के सारे एरिया में, लद्दाख के एरिया में डिस्प्यूट चल रहा है। मैं आपको नेक्स्ट मैप पे लेके चलता हूं। आप आइए, फिर हम बात करते हैं। चलिए देखिए, जो सड़क भारत निर्माण कर रहा है वो सड़क ये है, ये लेह से लेकर के और ये आपकी सियाचिन तक, ये पैरेलल सड़क जो है भारत बना रहा है। इसी सड़क को लेकर के चीन और भारत के बीच में टेंशन बनी हुई काफी समय तक, और उसी टेंशन का परिणाम है कि आप देख रहे हैं कि लगातार खबरों में आ रहा है कि भारत और चीन के बीच हाथापाई हो रही है, सैनिकों के बीच हाथापाई हो रही है। ठीक है, तो यही वो इलाका है। अगर आप मैप को देखें सही से तो देखिए, इधर ये अक्साई चीन, ये आपकी एलएसी है, और इसी ये एलएसी है, यहां पर मैंने ड्रॉ कर दी। ये देखिए लेह के नीचे लिखा हुआ दारबुंग, दारबुंग के नीचे लिखा हुआ श्योक, श्योक से ये जा रही है दौलत बेग तक, ये सियाचिन ग्लेशियर तक, यह है यहां तक, ये रोड है वो। इसी रोड को लेकर के भारत और चीन के बीच विवाद हो रहा है। आपको और इसे गहराई से समझना चाहिए कि विवाद के और कारण क्या है, तो मैं आपको और मैप दिखाता हूं। चलिए पहले आप इस मैप को देखिए ध्यान से। जो ये मैप आपको दिख रहा होगा, चीन की एक योजना चल रही है जिसका नाम है OBOR है, वन बेल्ट वन रोड योजना है। चीन उसके तहत, ये देखिए सारी की सारी रोड यूरोप, मध्य एशिया से होते हुए यूरोप, और ये पाकिस्तान से होते हुए ग्वादर बंदरगाह, इधर दक्षिण एशिया से होते हुए, और ये हिंद महासागर से होते हुए, ये सारे अफ्रीका के कनेक्टिविटी की रोड डेवलप कर रहा है, ट्रांसपोर्ट डेवलप कर रहा है। कहीं रोड ट्रांसपोर्ट है, कहीं पर उसका वाटर ट्रांसपोर्ट है, तो वो कनेक्टिविटी कर रहा है, और एक विश्व में एक होल्ड स्थापित करना चाह रहा है चाइना का। ठीक बात है, चलिए अच्छी बात है। अगर वो डेवलप कर रहा है तो पड़ोसी देशों को हमें भी इसके ऊपर विकास करना चाहिए। लेकिन विवाद क्या होता है, आप नेक्स्ट मैप देखिए तो आपको ये मैप दिखा होगा। इस मैप को अगर हम ध्यान से देखें तो ये वाली जो रोड है, ये जो रोड आ रही है, ये पाकिस्तान के बीचों बीच होकर के ये पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह तक आ रही है, और ऊपर ये चीन से आ रही है। चीन से आने के बाद ये वाली रोड यहां पर देखिए ये कहां से गुजर रही है, ये गुजर रही है पीओके से। चीन की पाकिस्तान के बीचों बीच जो सड़क बना रहा है, ये वन बेल्ट वन रोड का ही पार्ट है, जिसको नाम दिया गया है CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसी कॉरिडोर को लेकर के भारत ने इसको स्वीकृति नहीं दी है। क्यों? क्योंकि ये जो कॉरिडोर है आप देख रहे होंगे, ये पीओके से गुजर रहा है। अब ये जो पीओके से गुजर रहा है, ये पीओके से गुजरने के लिए चीन ने यहां से रोड गुजारी और भारत से परमिशन नहीं ली है, जबकि भारत कहता है कि ये भारत का हिस्सा है, चीन जिसके ऊपर कब्जा कर रखा है। तो जब डिस्प्यूटेड एरिया है, डिस्प्यूटेड एरिया में हमसे बिना पूछे अगर कोई रोड बनाई जा रही है, हमारी बिना स्वीकृति के, तो भारत इसलिए पाकिस्तान की, चाइना की CPEC को मंजूरी नहीं दे रहा है।
और चाइना का ये प्रोजेक्ट कई देशों में विरोध का कारण हो रहा है और बड़ा पैसा लगा रखा है चाइना ने इस पे, जिसको लेकर के अगर ये प्रोजेक्ट वन बेल्ट वन रोड ध्वस्त हो गई या फेल हो गई तो चाइना हमेशा के लिए चाइना का सूरज अस्त हो जाएगा। तो इसी को लेकर के चाइना टेंशन में है। आप जानते हैं कोरोना के कारण आर्थिक संकट आया हुआ है। आर्थिक संकट के कारण चाइना के ऊपर कई आरोप लग रहे हैं कि कोविड-19 का जनक चाइना को माना जा रहा है, कि चाइना की वुहान लैब में वो वायरस तैयार किया गया है, क्योंकि कई विद्वान कह रहे थे कि ये वायरस जो है वातावरण के हिसाब से सर्वाइव नहीं करेगा। उसने इटली में अटैक किया, यूरोप के देशों में अटैक किया जहां का वातावरण ठंडा था, और वो उतनी ही पावर से उन देशों में भी अटैक कर रहा है जहां का टेम्परेचर गर्म है। तो कीट वैज्ञानिकों का मानना है कि वायरस जो है अपने एटमॉस्फेयर के हिसाब से पनपता है। कभी भी ऐसा वायरस नहीं होता कि वो ठंडे इलाके और गर्म इलाकों में एक जैसा रिएक्ट करे। इसका मतलब वो नेचुरल नहीं है, वो क्रिएटेड है, आर्टिफिशियली क्रिएट किया गया है। तो ये आरोप जो है चाइना के ऊपर आ रहा है और विश्व जो है चाइना के विरुद्ध लामबंद हो रहा है, आप देख रहे हैं। और उसी लामबंदी का परिणाम है चाइना जो है टेंशन में है, और चाइना कोविड-19 के ऊपर से ध्यान शिफ्ट करने के लिए भारत के साथ भी टकराव पैदा कर रहा है। ठीक बात है। तो ये चाइना पाकिस्तान की कहीं ना कहीं मिली हुई पूरी कॉन्स्पिरेंसी है। चाइना कभी लड़ेगा नहीं भारत से, ठीक है। ये खाली कि भारत के ऊपर एक दबाव क्रिएट करने की प्रयास किया जा रहा है। चलिए मैं आपको पिछला भी बता देता हूं कि चलिए पहले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं, फिर आता हूं डिस्कस करने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गया मैं। कह रहा है एलएसी पर हिंसक झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हुए, चीन के 43 सैनिक हताहत हुए। यह घटना कहां पे घटित हुई है? कह रहा है यह घटना जो घटित हुई है गॉलवान वैली में घटित हुई है। ठीक बात है, लद्दाख में गॉलवान वैली है, पेगोंग झील भी वहीं है। ठीक बात है। तो ये वहीं पर ये घटित हुई है घटना। अब इस घटना की मैं आपको डिटेल में बताता हूं, जो अभी तक आप लोग देख रहे होंगे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो मैं आपको बताता हूं। देखिए चाइना लगातार घुसपैठ कर रहा है। मई के महीने में चाइना ने हमारे इलाकों में घुसपैठ करनी शुरू कर दी है। तो इस बात को लेकर के लगातार वार्ता चल रही है। आप सोच रहे होंगे कि रात हम समाचार देखा तो पता लगा चाइना भारत की वार्ता चल रही है, और सुबह पता लगा कि इनके बीच में डिस्प्यूट हो गया है। तो मैं आपको बताता हूं हुआ क्या। देखिए चाइना और भारत के बीच में उच्च अधिकारी में वार्ता चल रही थी, और ये तय हो गया था कि चाइना जो है अपनी अप्रैल वाली लोकेशन पे यानी वापस अपनी पोस्ट पे चला जाएगा। ठीक हो गई बात, कोई दिक्कत नहीं है। उच्च अधिकारियों में ये तय हो गया था। तो चाइना को बार बार, चाइना की जो वहां पे कमांडिंग ऑफिसर है उसे बार बार कहा जा रहा था कि आप जो है ये एरिया खाली करके पीछे हट जाइए। चाइना ने एक कच्ची पहाड़ी पर एक पोस्ट बना रखी है। तो हमारे जो भारत के कमांडिंग ऑफिसर थे उनका नाम था संतोष बाबू। संतोष बाबू उस पोस्ट के ऊपर रात को गए अपने 20 सैनिकों के साथ। 20 सैनिकों के साथ उस कमांडिंग पोस्ट पर गए। उस जो चीन की जो ऊंचे टीले पर जो पोस्ट बना रखी थी उसके साथ में पूरी नदी है, पूरी घाटी बनी हुई है, पानी बह रहा है, ठीक है, एक तरफ खाई बनी हुई है। तो चाइना के वहां पर 300 फौजी थे। उन 300 फौजियों ने पहले से ही प्लान कर रखा था कि भारतीय सैनिकों को हाथापाई करके चोटग्रस्त किया जाएगा। तो संतोष बाबू के साथ वहां पर उनकी बहस हुई है। तो चाइना के सिपाहियों ने अपने डंडे वंडे ले रखे थे, तैयारी कर रखी थी पहले से ही। तो वहां पर हाथापाई होने लगी। वो 300 सैनिक थे, हमारे 20 सैनिक थे। लेकिन जब हमारे 20 सैनिक थे उनके पीछे 35 सैनिक और थे, और जो जिससे न्यूज आती है, क्या नाम उसे क्या कहते हैं, जिससे सूचना दी जाती है, उससे सूचना दी गई। पता लगा हमारे पीछे 35 सैनिकों को कि ऊपर 20 सैनिकों के साथ झड़प हो रही है। तो 20 सैनिकों के साथ झड़प हो रही, तो हमारे 35 सैनिक और चले गए, 55 सैनिक हो गए, और उनके 300 सैनिक हो गए। उन्होंने सोचा कि ये 300 सैनिक जो है 55 सैनिकों को दबा लेंगे। लेकिन आप जानते हैं भारतीय सैनिक भले संख्या में कम थे, लेकिन मनोबल में हमेशा हम ज्यादा रहते हैं। तो वहां पर हाथापाई होने लगी। तो जिस इलाके में 20 सैनिकों के साथ हाथापाई हो रही थी, वो जो जहां पर पोस्ट बनी हुई थी उसकी ढांग गिर गई। ढांग गिर गई मतलब आप समझिए वो पहाड़ी का हिस्सा गिर गया, और पहाड़ी का हिस्सा गिरने से जो है वहां पर हमारे 20 सैनिक नीचे गिर गए हैं, और कई घायल भी हुए हैं, और चाइना के भी 50 से ज्यादा सैनिकों की मरने की खबर है। तो ये पूरी की पूरी घटना हुई। कोई गोली नहीं चली है, आप जानते हैं गोली नहीं चलाते, गोली चलाने को मना हो रखा कि अगर एक जगह भी गोली चली तो पूरी की पूरी जो भारत चाइना की बॉर्डर है सारे पे सीज फायर का उल्लंघन हो जाएगा, इसलिए हाथापाई हुई थी। ठीक है, खैर जो भी हुआ सही नहीं हुआ, तो मैं आपको बता दिया गॉलवान वैली पे। ये मैंने आपको पूरी रिपोर्ट बताई है जो आज रिसर्च आई है पूरी की पूरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चल रहा हूं मैं, आप आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने साल बाद 15 जून 2020 को भारत और चीन सीमा एलएसी पर सैनिकों की जान गई? देखिए, हम जानते हैं चाइना के साथ हमारी 1962 में झड़प हुई थी, फिर 62 में हम हार गए थे चाइना से, लेकिन 67 में हमने चाइना से बदला ले लिया था। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में 1975 में झड़प हुई थी, और उसके बाद 45 साल बाद अब ये झड़प हुई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं, आप आ जाइए। कह रहा दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रोजेक्ट के अंडरग्राउंड स्ट्रेच बनाने के लिए किस देश की कंपनी को एसटीईसी ने सबसे कम बोली लगाई है? चलिए अब बात करते हैं, ये कंपनी है चाइना की। इसको लेकर के भी अब बड़ा विवाद होने लगा है। देखिए, कंपनी का नाम है संघाई टनल इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड, संघाई टनल इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड, ये एसटीईसी। ठीक है, इसने जो बोली लगाई वो 1126 करोड़ रुपए की लगाई, और हमारी एलएनटी ने जो लगाई थी वो लगाई थी 1170 करोड़ की। ठीक है, तो आप देखिए लगभग 34 करोड़ के अंतर के तहत ये चीन जो है पूरा का पूरा ठेका ले गया है। ठीक है, इसमें क्या होना है, इसमें दिल्ली और मेरठ के बीच में जो अंडरग्राउंड सेक्शन का निर्माण होना है 5.6 किलोमीटर का है, तो चाइना कंपनी को ठेका मिला है। इसको लेकर के बड़ा विवाद हो रहा है। अभी मैं जब वीडियो बना रहा था उससे पहले भी कई बड़े आदमियों ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि चाइना को जवाब देने का वक्त आ गया है और चाइना के जितने भी ठेके हैं सबको रद्द किया जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, रद्द किया जाना चाहिए और मेड इन इंडिया की तरफ हमें बढ़ना चाहिए। चलिए धीरे धीरे कहीं ना कहीं ठीक होगा। चलिए नेक्स्ट आ रहा हूं मैं। कह रहा उत्तर कोरिया ने किस देश को दुश्मन बताते हुए उससे अच्छे संबंध कायम करने के लिए कार्यालय बनाया था और उसे उड़ा दिया है? वो दक्षिण कोरिया ने किया है, आप जानते हैं। दक्षिण कोरिया ने क्या किया है? उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया के साथ संबंध बनाने के लिए 2018 में एक कार्यालय बनाया था, उस कार्यालय को इसने उड़ा दिया है। ठीक बात है, इसने कहा है कि कोई संबंध नहीं बनाने, और इसने कहा है कि यूएस से अमेरिका जो ये प्रोपोगेंडा दक्षिण कोरिया की जमीन से कर रहा है, मैं इसे चलने नहीं दूंगा। इसी कारण से उसने वो कार्यालय को उड़ा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं। कह रहा कोरोना वायरस के बीच क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के चीफ एग्जीक्यूटिव ने पद से इस्तीफा दे दिया है। बिल्कुल ठीक बात है, उनका नाम है कॉबिन रॉबर्ट्स। कॉबिन रॉबर्ट्स ने चीफ एग्जीक्यूटिव के पद से इस्तीफा दे दिया। देखिए, एक्चुअल में सबका कारण कोविड-19 है। इस बीमारी से आर्थिक मंदी आई है और कई कर्मचारियों की छटनी हुई है ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड से, तो उससे वो असंतुष्ट थे और उन्होंने क्या करा, रिजाइन दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं। कह रहा 17 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया गया? तो 17 जून को विश्व भर में विश्व मरुस्थलीय सूखा रोकथाम दिवस मनाया गया है। चलिए ठीक बात है, ठीक है, विश्व मरुस्थलीय एवं सूखा रोकथाम दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं। कह रहा निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में कोरोना वायरस के इस्तेमाल की जाने वाली एंटी मलेरिया दवा को इमरजेंसी यूज को वापस ले लिया है? तो देखिए, अमेरिका ने वापस ले लिया है। अमेरिका ने क्या करा था, इमरजेंसी यूज पे रोक लगाई थी, फिर वापस ले लिया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अमेरिका जो दावा कर रहा था कि मैं दवा बना लूंगा, ये करना लूंगा, अभी कुछ दवा नहीं बनी है, इसका मतलब ये है। ठीक है, तो एंटी मलेरिया दवा पर ही फोकस है उनका भी। ठीक हो गई बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं मैं। कह रहा बिहार सरकार ने किस बॉलीवुड एक्टर को बिहारी खाद्य मॉल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया? पंकज त्रिपाठी को बनाया है। आप जानते होंगे पंकज त्रिपाठी को। चलिए, बिहार खादी मॉल का ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं। कह रहा नेपाल के प्रसिद्ध पशुपति मंदिर में स्वच्छता केंद्र का निर्माण करने के लिए भारत ने कितने करोड़ रुपए देने की बात कही है? तो भारत ने 2.33 करोड़ रुपए देने की बात की है। देखिए, ये नेपाल भारत मैत्री विकास साझेदारी के तहत किया जा रहा है। भारत नेपाल विकास साझेदारी के तहत किया जा रहा है। ठीक बात है। आप कहेंगे नेपाल ऐसा क्यों कर रहा है कि भारत के विरोध में? देखिए, मैं आपको बताऊं नेपाल में क्या है। नेपाल में गठबंधन सरकार है। गठबंधन सरकार मतलब वहां पे दो वर्ग हैं। एक वर्ग तो है माओवादी वर्ग और दूसरा वर्ग है जो भारत के पक्ष में है। माओवादी हमेशा से चीन के सपोर्ट में रहे हैं और केपी ओली जो वहां के प्रधानमंत्री हैं वो माओवादी हैं, इसलिए उनका झुकाव चीन की तरफ देखा जा रहा है। एक प्रोपोगेंडा चल रहा है पूरा का पूरा, आप इसे समझिए। चाइना, पाकिस्तान और ये नेपाल के माओवादी हमारे भारत के खिलाफ एक बड़ा प्रोपोगेंडा चला रहे हैं
और कहीं ना कहीं वो भारत में भी इस तरह की गतिविधि या न्यूसेंस क्रिएट करना चाहते हैं जिससे कि भारत डिस्टर्ब हो जाए। ठीक है, नहीं तो भारत इतना, देखें अमेरिका जैसे देश में लूटपाट हुई है, लेकिन भारत 130 करोड़ आबादी वाला, और भले ही जान जा रही है लोगों की, लोग बीमार हो रहे हैं, लेकिन लोगों ने अभी भी देश के खिलाफ कुछ नहीं बोला है। देश में तोड़फोड़, लूटपाट, इस तरह की घटनाएं नहीं हुई। बहुत संयमित तरीके से खुद कष्ट झेल रहे हैं, लेकिन कोई भी कानून का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं। तो ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है लोगों को, और ये प्रोपोगेंडा तैयार कर रहे हैं देश के खिलाफ, और नेपाल भी उसी कड़ी का एक हिस्सा है। ठीक हो जाएगा सब, चिंता ना करें। चलिए, कह रहा फीफा के अनुसार जून में जारी भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम रैंकिंग में कौन से स्थान पर आई है। चलिए मैं बात कर लेता हूं इसकी फुटबॉल रैंकिंग की। तो भारत की जो फुटबॉल रैंकिंग टीम की रैंकिंग आई है 108 आई है फीफा की रिपोर्ट के अनुसार। पहले नंबर पे जो टीम आई है उसका नाम है फ्रांस। दूसरे नंबर पे जो आई है वो आई है ब्राजील। भारत का स्थान 108वां। तीसरे स्थान पे उरुग्वे। ठीक है, तो फ्रांस, ब्राजील और उरुग्वे पहला, दूसरा, तीसरा। भारत का स्थान जो है 108वां आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं मैं। कह रहा हाल ही में किसने दावों की जल्दी निपटारे के उद्देश्य मल्टी लोकेशन क्लेम सेटलमेंट सुविधा शुरू की है। ठीक बात है, ये आपकी ईपीएफओ ने शुरू की है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट निधि जो है ईपीएफओ, तो भविष्य निधि जो है उसने शुरू की है। इसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य क्या है? जितने भी दावे हैं उनका शीघ्रता से निपटारा किया जा सके, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने की है। चलिए नेक्स्ट क्या किया इसने? मल्टी लोकेशन क्लेम सेटलमेंट। ठीक है, विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों के समस्याओं के समाधान के लिए इसका निर्माण किया गया है। नेक्स्ट आ रहा हूं। कह रहा कोविड-19 के चलते ऑस्कर को है शिफ्ट कर दिया गया है। अब कब डेट हो गई है? इसकी डेट हो गई है 25 अप्रैल 2021। ऑस्कर की डेट शिफ्ट कर दी गई है। कल हमने बात भी की थी ऑस्कर कौन सी संस्था देती है। कल की वीडियो में मैंने आपको कहा था आप एक एक वीडियो को देखिए, कनेक्ट करिए, ठीक है, नहीं तो आपको नुकसान हो जाएगा। ठीक होगी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं। मोशन पिक्चर्स बताया था कल मैंने शायद। चलिए, कह रहा भारत सरकार ने कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए किस देश भारत सरकार ने इनमें से किस देश में कोविड-19 बीमारी से निपटने के लिए 4 पेशेवर पाठ्यक्रम शुरू किए हैं। वहां पे देखिए बांग्लादेश में शुरू किए हैं। 4 पेशेवर पाठ्यक्रम क्या है? जून में चलेंगे, 8 से 10 दिन का कार्यक्रम होगा। इसमें क्या है? कोविड-19 से जो समस्या खड़ी हो रही है उससे निपटने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम है एक तरीके का। ठीक होगी बात। एक तरीके का प्रशिक्षण कार्यक्रम है कि कैसे इस बीमारी से निपटा जाए। तो बांग्लादेश में एक पाठ्यक्रम चलाया भारत ने। चलिए नेक्स्ट पे चल रहा हूं। कह रहा फिलीपींस में भारत के अगले राजदूत किन्हें नियुक्त किया गया है? तो फिलीपींस में भारत के अगले राजदूत शंभू एस कुमार को नियुक्त किया गया है। फिलीपींस की राजधानी मनीला। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं मैं। मशहूर लोक गायक हीरा सिंह राणा की मृत्यु हो गई है, निधन हो गया है। किस राज्य के थे? तो उत्तराखंड के थे हीरा सिंह राणा। अब आपको देखना चाहिए, उत्तराखंड वासी अगर जो भी इस वीडियो को देखेंगे तो उनको देखना चाहिए, उनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है हीरा सिंह राणा। हीरा सिंह राणा अल्मोड़ा के मनीला दंडोड़ी गांव के थे। कौन से? अल्मोड़ा के थे। अल्मोड़ा के कौन से गांव के? मनीला दंडोली। मनीला दंडोली गांव था इनका। ठीक बात है। तो इनका निधन हो गया है। इनका प्रसिद्ध गीत था जिसे आपको देखना चाहिए। कौन सा गीत था? त्यार पहाड़ मयार पहाड़, दुखों का दयार पहाड़। तेरा पहाड़ मेरा पहाड़, दुखों का घेरा पहाड़। दयार का मतलब क्या होता होगा? मतलब तेरा पहाड़ मेरा पहाड़, दुखों का डेरा पहाड़। ठीक है, ये मतलब होगा। ये गीत है इनका, हीरा सिंह राणा का, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं। कह रहा किस भारतवंशी को इथोपिया में राजदूत बनाया गया है? तो गीता पासी जो है इथोपिया में क्या बनी है? भारतीय राजदूत नियुक्त हुई है। ठीक होगी बात। चलिए नेक्स्ट पे आ रहा हूं। चलिए ये वीडियो खत्म हो गई यहाँ पे। तो देखिए हमने क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे मैंने वही डिस्कस किए हैं। अनावश्यक क्वेश्चनों को मैं हटा देता हूं। ठीक है, आप देखिए वीडियो को देखिए। मैं हिस्ट्री की तरफ बढ़ रहा हूं धीरे धीरे। आप हिस्ट्री की वीडियो को देखिए, आपको पता मिल जाएगा, आपका सारा कंप्लीट हो जाएगा इतिहास। कहीं ऐसा ना हो कि आप सोचते रहे कि आज देखूं कल देखूं। आप आराम आराम से एक कॉपी पेन लेकर बैठिए और तब पढ़िए।
ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा लिखिए, लेकिन आप 2 बार सुनिए, 3 बार सुनिए और कॉपी पेन से मार्क करते चलिए ये वाला टॉपिक, ये वाला टॉपिक, और पूरे वीडियो को आराम से देख करके तभी आपकी तैयारी होगी। आपके यहाँ वैकेंसी आई हुई है 746 नौकरी आई हुई है उत्तराखंड में, तो आपको बहुत फायदा होगा, उसके लिए फॉर्म भर लीजिएगा। ठीक है, जो नए बच्चे हैं उन्हें भी मैं कह रहा हूं, ठीक है, जिन तक ये वीडियो पहुंचे, जहां तक आप पहुंचाएं, तो उत्तराखंड में जो वैकेंसी आई हुई है 746 उनको भरिए, वो आपको बहुत फायदा देगा। ठीक है, चलिए मैं इतना ही कहूंगा, बाकी आप समझदार हैं। थैंक यू, ध्यान रखिएगा अपना, टेक केयर है।